हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिजनेस लॉ का जो हमारा सेल ऑफ गुड एक्ट है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं सेल। डिफरेंट जो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, तो बहुत बार एग्जाम में इनमें से डिफरेंस है जो पूछा जाता है। फर्स्ट डिफरेंस जो आपका दे रखा है बेटा, दैट इज़ सेल एंड बेलमेंट में क्या फ़र्क है। तो बेलमेंट पहले होता क्या है बेटा, बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कंडीशन दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड ही रिटर्न टू द पर्सन डिलीवरिंग दैम वेयर ऑफ द सेंस ऑफ द सेल इज़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही हो जाती है। मतलब जो बेलमेंट है उसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी स्पेशल पर्पस के लिए की जाती है, इस कंडीशन पे कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो गुड्स है जो उसको वापस कर देगा। लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता, गुड्स वापस नहीं की जाती जब एक बार ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डिफरेंस लिखा है बेटा सेल एंड बेलमेंट में। सेल है जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन बेलमेंट में देयर इज़ ओनली ट्रांसफ़र ऑफ द पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र होती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। गुड्स हैं जो कुछ समय के लिए उसके पास रहती हैं, जैसे सेफ्टी के लिए रख दी, कस्टडी के लिए रख दी या उसको यूज़ करने के लिए दे दी, उसके बाद वापस ले ली जाती हैं। हाँ, गुड्स वन सोल्ड नॉर्मली कैन नॉट बी रिटर्न्ड। गुड्स जब एक बार सेल कर दी उसको तब तक नहीं वापस किया जाता जब तक ब्रीच ऑफ कोई कंडीशंस ना हो जाए। लेकिन बेलमेंट में जो बेली है वो मस्ट गुड्स को रिटर्न करेगा बिल्डर को जब उसका पर्पस कंप्लीट हो गया जिसके लिए उसने गुड्स ली हैं। इन ए सेल द कंसिडरेशन इज़ द प्राइस, जो पे किया गया है वो कंसिडरेशन है। बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है, अंडरटेकिंग के गुड्स हैं जो वो मैं पर्पस कंप्लीट होने के बाद उनको वापस करूँगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड सेल। नेक्स्ट आपके पास है बेटा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड गिफ्ट। वेयर गुड्स आर ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसको क्या कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है। और सेल में हमेशा कंसिडरेशन होएगी। नेक्स्ट है सेल एंड बार्टर और एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। तो सेल वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। लेकिन जब एक्सचेंज ऑफ वन फॉर्म मनी इनटू अनदर जो है मनी ना दे के गुड्स हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती हैं, एक बंदे ने उसको गुड्स दी, दूसरे ने कोई और गुड्स उसको उसके बदले में दे दी, तो उसको हम बार्टर या एक्सचेंज सिस्टम बोलते हैं। लेकिन कहता कि एक तरह की करेंसी के बदले में दूसरी तरह की करेंसी दे देना वो भी सेल नहीं है। द एक्सचेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ मनी इनटू अनदर एज ऑफ करेंसी नोट्स इनटू रुपीज़ इज़ नॉट अ सेल। कहता सिर्फ मनी ही नहीं कह सकते हम कि सेल में मनी इन्वॉल्व होती है और बार्टर में नहीं होती, क्योंकि अगर आप मनी के बदले में मान लो करेंसी नोट्स के बदले में सिक्के ले रहे हो तब भी वो सेल नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर अगेंस्ट ए प्राइस इन केस ऑफ सेल। लेकिन बार्टर और एक्सचेंज में गुड्स के बदले में गुड्स ही हैं जो एक्सचेंज की जाती हैं। नेक्स्ट है सेल एंड हायर परचेज में क्या डिफरेंस है बेटा। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें ऑनर ऑफ द गुड्स लेट्स देम आउट ऑन हायर फॉर ए पीरियोडिकल रेंट। पीरियोडिकल रेंट उससे लेता है और उसके लिए उसको किराए पे देता है गुड्स को, ऑन द टर्म्स दैट कंप्लीशन ऑफ द एग्रीड नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है वो करेगा। द हायरर इज़ टू हैव द ऑप्शन है उसके पास कि वो गुड्स हैं जो उसने किराए पे लिए हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको वो परचेज भी कर सकता है। उसके लिए वो फुल पेमेंट है उसकी करके उसको वो अपनी बना सकता है हायर परचेज सिस्टम में। जब तक वो रेंट पे लेगा, ऑप्शन नहीं यूज़ करता अपनी परचेज़ की, तब तक रेंट देगा उसका और उसके बाद वो पूरी अमाउंट देके उसको परचेज़ भी कर सकता है। सेल फर्स्ट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ओनरशिप इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द सेलर टू द बायर, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तभी। हायर परचेज एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी ऑफ द बायर ओनली आफ्टर ए सर्टन एग्रीड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जब वो पे कर देगा और परचेज़ के ऑप्शन यूज़ करेगा उसके बाद ही जो ट्रांसफ़र है ओनरशिप की होएगी। द बायर इन दिस केस कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता टर्मिनेट, उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। हायर परचेजर है जो उसकी लाइबिलिटी नहीं है, वो जब चाहे टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है बायर की ऑफ द बायर, देन इन केस द सेल द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, सेलर को नुकसान भुगतना पड़ेगा। और हायर परचेज सिस्टम में ओनर इज़ नॉट एनी रिस्क बिकॉज इफ़ द हायरर डज नॉट पे द इंस्टॉलमेंट, तो वो अपनी गुड्स है जो वापस ले लेगा।
जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज जितनी भी सेल ऑफ गुड एक्ट के अंडर दी गई हैं वो सारी अप्लाई होती हैं बेटा। ये आपका चैप्टर नेक्स्ट आएगा इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ का। जो आपका हायर परचेज एग्रीमेंट है इसमें सब्जेक्ट टू सच इम्प्लाइड वारंटीज कंडीशन होंगी जो सिर्फ हायर परचेज में लागू होती हैं। इफेक्ट ऑफ पेमेंट है, बायर अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है अमाउंट सेल के केस में तो उसकी टोटल अमाउंट्स में से वो किस्तें माइनस होती रहती हैं, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में रेंट पे कर रहा है तो रेंट जो है वो टोटल प्राइस में तब तक माइनस नहीं होगा जब तक वो परचेज़ की ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाता। उससे पहले जितना उसने रेंट पे किया है वो रेंट की फॉर्म में जाएगा, वो इंस्टॉलमेंट नहीं मानी जाएगी। द बायर इन ए सेल कैन रीसेल द गुड्स, जो बायर है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को आगे। हायर परचेजर तब तक रीसेल नहीं कर सकता जब तक वो परचेज़ की ऑप्शन लगा के उन गुड्स को अपना बना नहीं लेता। ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। नेक्स्ट आपके पास है सेल एंड मोर्टगेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये मोर्टगेज डिफर कैसे है। इन सेल देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ द होल इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, गुड्स पे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, होलली ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन मोर्टगेज में ट्रांसफ़र ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट होता है। इन ए सेल द बायर बिकम द एब्सोल्यूट ऑनर बन जाता है गुड्स का, लेकिन मोर्टगेज में ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द मोर्टगेजर, जिसने रखी है गिरवी उसका ही रहता है मेन राइट। द कंसिडरेशन इन द केस ऑफ सेल इज़ द प्राइस, जो है वो कंसिडरेशन होता है, और मोर्टगेज में जो लोन एडवांस दिया है उस सिक्योरिटी के बदले में वो रहते हैं। तो मोर्टगेज मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना, जो उसके अगेंस्ट लोन है जो देना उस पर्टिकुलर गुड्स के प्रति। नेक्स्ट आपके पास है बेटा सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो उसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटेरियल में उसकी स्किल्स भी यूज़ होंगी, लेबर भी यूज़ होगी। वन पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल जो उसने सप्लाई किए हैं उसके साथ साथ लेबर, उसकी स्किल्स हैं जो वो भी ट्रांसफ़र की गई हैं। तो ये बेसिकली उनका डिफरेंस है। वेयर द सब्सटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ स्किल और लेबर इन केस ऑफ वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें स्किल्स भी हैं जो वो लेबर की वो भी ट्रांसफ़र की जाती हैं। हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस, हम पहले ही कर चुके हैं, या तो सेल की गई हो या ऑफर टू बाय है सामने वाली पार्टी में की गई हो गुड्स के प्राइस के बदले में, और उसमें इमीडिएट डिलीवरी है जो गुड्स की जाती है। दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेड इन राइटिंग में हो सकता है, बाय माउथ हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग पार्टली बाय माउथ हो सकता है, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरह का हो सकता है। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्री फॉलोइंग कंडीशंस उनको फुलफिल करनी है, या तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएटली कर देंगे, या डिलीवरी ऑफ गुड्स है जो फ्यूचर डेट पे हो सकती है, या पेमेंट ऑफ प्राइस इमीडिएटली हो जाएगा, या पेमेंट ऑफ प्राइस जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर डेट पे होगी, या इमीडिएटली प्राइस पेमेंट होएगी और इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ गुड्स होएगी, और गुड्स में भी डिलीवरीज इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट भी मेड इन इंस्टॉलमेंट, गुड्स साथ में दे दी और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जा सकती है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हो सकती हैं सेल के केस में। इसके बाद बेटा आपके पास है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सेक्शन 6 प्रोवाइड गुड्स कौन सी हैं। हमने कहा सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का गुड्स, क्योंकि उसमें गुड्स ही ट्रांसफ़र करनी है। गुड्स हमने क्या की थी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, कोई ग्रास कब हो रहा है, थिंग्स अटैच टू लैंड के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जिनको मूव किया जा सकता है, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बन सकती हैं। इसके बाद आपको गुड्स को इसने अलग अलग कैटेगरी में सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन किया है बेटा 3 टाइप ऑफ गुड्स में। फर्स्ट आपके पास है एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड फ्यूचर गुड्स एंड थर्ड इज़ कंटीजेंट गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती हैं बेटा, वो गुड्स जो ऑनर की पोजेशन में है और ऑनर उसका ऑनर है जब गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको माना जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स ऑन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। Where the existing goods are the subject matter of contract, it is essential that they must be in actual existence में होनी चाहिए। For a present sale can be made only of a subject matter having actual or possible existence, जिसकी actual existence है और possibility है, सिर्फ उन्हीं goods का contract किया जा सकता है, तो उनको हम बोलेंगे existing goods। एग्जिस्टिंग गुड्स को बेटा आगे उसने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपकी स्पेसिफिक गुड्स,
असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकते हैं ये टर्म्स जो हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन सी गुड्स होगी? आर दोज गुड विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया उस टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करके अलग से किया गया कि ये स्पेसिफिक गुड्स हैं जो इस बंदे को दी जाएंगी। इट इज़ एसेंशियल दैट द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द जो टोटल गुड्स हैं उसमें से उनको सेपरेट कर दिया जाए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे, तो उनको हम स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। जैसे कि इन केस ऑफ सेल ऑफ 1 हॉर्स आउट ऑफ 25 हॉर्स, गुड्स शैल बी स्पेसिफिक इफ़ द हॉर्स है जो सेलेक्ट करके उसको अलग से कर दिया जाए कि ये वाला घोड़ा है जो हम आपको सेल करें, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स कौन सी होती हैं? समटाइम द टर्म स्पेसिफिक और असर्टेन सेम ले लिया जाता है, लेकिन देयर इज़ डिफरेंस। वो क्या कहता है कि जो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तभी उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया। वेयर एज असर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब हो गया तो जो कंडीशंस टर्म्स डिसाइड हुई हैं उसके अकॉर्डिंग उनको बाद में सेपरेट कर दिया जाता है कि ये असर्टेन है, ये उनको हमने देनी है या भेजनी है, तो उनको हम बोलेंगे असर्टेन गुड्स। मतलब कि स्पेसिफिक गुड्स बिफोर जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग की जाती हैं, लेकिन असर्टेन गुड्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करी जाती हैं। थर्ड टाइप आपके इसमें है बेटा अनअसर्टेन गुड्स, वेयर द गुड्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड कि कौन सी गुड्स भेजनी है। एक तरह की अब हमारे पास होमोजीनियस गुड्स हैं, तो जो भी गुड्स हैं उनमें से हम जितनी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतनी गुड्स सामने वाली पार्टी को उठा के भेज देंगे, उनको अलग से आइडेंटिफाई और सेपरेट नहीं किया जाता, दैट इज़ कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। तो ये थी बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स की टाइप। आपके पास इसके बाद है फ्यूचर गुड्स कौन सी होती हैं? फ्यूचर गुड्स वो गुड्स जो फ्यूचर में उसके पास आनी है अभी। इट मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर करनी है अभी और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका उसके बाद वो गुड्स उसके पास आएंगी, जब वो बनाएगा, जब उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगा उसको। As rule, any person may sell or offer for sale at any price goods of which he is not the owner, ठीक है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो उसको एक्वायर कर लेगा, जब उनको वो प्रोड्यूस कर लेगा तो उसको माना जाएगा फ्यूचर गुड्स। थर्ड वन है आपकी बेटा कंटीजेंट गुड्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूचर गुड्स ही होती हैं, लेकिन द एक्विजिशन ऑफ विच बाय सेलर डिपेंड्स अपॉन द कंटीजेंसी। एमरजेंसी कंटीजेंसी कंडीशंस पे डिपेंड करती है, विच मे और मे नॉट हैपन, कि उसके पास आ भी सकती हैं, नहीं भी, डिपेंड अपॉन द फ्यूचर। इस सेलर में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स कंडीशनली ऑन देयर एक्विजिशन, जब आ गई तो मैं दे दूंगा जितनी आ गई, तो गुड्स टू अराइव अभी तक उसके पास पहुंची नहीं है, हो सकता है गुड्स का एक्सीडेंट हो जाए, गुड्स उसके पास ना पहुंचे। फ्यूचर क्रॉप्स, मान लो जो क्रॉप्स हैं वो सूख जाएं या बाढ़ आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, तो मे और मे नॉट हो सकती हैं। उसकी एग्स जितनी मुर्गियाँ देंगी उस पर डिपेंड करता है, हो सकता है वेस्ट हो जाए, हो सकता है मुर्गियाँ मर जाएँ, कोई बीमारी आ जाए उन्हें, तो दीज आर डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, तो उनको बोलेंगे कंटीजेंट गुड्स। तो ये था बेटा कि कितने टाइप्स की गुड्स हैं जो हो सकती हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या इफेक्ट होएगा? सेक्शन 7 एंड 8 ले डाउन द रूल्स। फर्स्ट, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स हैं जो perishing before making of contract, where there is a contract for the sale of specific goods, the contract is void, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैं और स्पेसिफिक गुड हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि वो गुड्स हैं जो वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इफ़ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, कि जब कॉन्ट्रैक्ट मेड किया गया उस सेलर की नॉलेज के बिना वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, पेरिश्ड हो चुकी हैं, तो डैमेज गुड्स हो चुकी हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? द गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा द गुड्स मस्ट हैव पेरिश्ड और डैमेज, कि उनके बारे में कोई भी नॉलेज है जो सेलर को नहीं थी। एक तो नॉलेज नहीं थी सेलर की और दूसरी वो गुड्स स्पेसिफिक थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड सेल का। सेकेंड है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। गुड्स कब हुई हैं? ख़राब हुई हैं, डैमेज हुई हैं बिफोर सेल, बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल हो गया था लेकिन अभी सेल नहीं हुई थी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है जो ओनरशिप नहीं हुई थी।
सेक्शन 8 डील विद द इफेक्ट ऑफ पैरिश शिपिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल 7 deal with the case where the goods are in existence at the time of making the contract but perish without the fault of either party। किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे तब तो थी, लेकिन उसके बाद वो डैमेज या पैरिश हो गई है, तो उस केस में है ना एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स बिकम वॉइड इफ सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट द फॉल्ट ऑफ द seller or buyer have perished or become so damaged as no longer to answer their description in the agreement provided this happens before the risk has passed to the buyer। तो बायर को रिस्क पास होने से पहले वो गुड्स हैं जो वो पता लग चुकी हैं कि वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 फॉलोइंग कंडीशन है जो इम्पॉसिबिलिटी की मानी जाएंगी। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्रीमेंट टू सेल था, नॉट एक्चुअल सेल। द लॉस मस्ट बी स्पेसिफिक था, इट शुड नॉट टू रिलेट टू द स्पेसिफिक गुड्स। इट गुड्स हैव पेरिश्ड और डैमेज बिफोर द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्क पासिस टू द बायर, उससे पहले ही हो गई हैं। पेरिशिंग ऑफ गुड्स मस्ट बी विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ, दोनों पार्टीज़ में किसी का भी फॉल्ट नहीं है। इफ़ फॉल्ट ऑफ अदर पार्टी कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स देन द पार्टी इन डिफॉल्ट लाइबल टू नॉन रिकवरी ऑफ द गुड्स, और द केस में भी अगर उनकी गलती से हुआ है। इफ़ देयर बी नो सच फॉल्ट देन इफ द रिस्क हैज़ नॉट पास टू द बायर द एग्रीमेंट इज अवॉइडेड एंड द सेलर इज नॉट लाइबल फॉर नॉन रिकवरी बट ऑन द अदर हैंड मस्ट बियर द लॉस। इफ़ द रिस्क हैज़ पास टू द बायर ही मस्ट पे फॉर द गुड्स थ्रू अनडिलीवर, अगर उनकी फॉल्ट के कारण नहीं हुई हैं तो उस केस में ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो ये था बेटा, अगर सब्जेक्ट मैटर है वही ख़त्म हो जाए, पैरिश हो जाए। इसके बाद आपके पास है प्राइस, कि प्राइस है जो एसेंशियल एलिमेंट है सेल का। प्राइस मीन द मनी कंसिडरेशन जो सेल ऑफ गुड्स के लिए देनी है। नो वैलिड सेल टेक प्लेस जब तक उसमें कोई कंसिडरेशन है नहीं होती। तो कैसे प्राइस है जो डिसाइड किया जाता है, इसके अलग अलग मोड्स दे रखे हैं। एक तो एक्सप्रेसली बोल के स्टेट करके वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि कितने प्राइस पे कर रहे हैं गुड सेल। दूसरा, प्राइस टू फिक्स्ड इन एग्रीड मैन्यू, जिस प्राइस पे वो एग्रीड होंगे, चाहे मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, उस पर प्रॉफिट प्लस लगाना है, जिस तरीके से भी वो एग्रीड होंगे। थर्ड, डिटर्मिन बाय द कॉस्ट ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, जैसे उनके बीच में पहले से चलता है कि इतने % डिस्काउंट देंगे, इतने % ऊपर से मार्जिन लेंगे, उस तरीके से जैसे उनके बीच में पहले से पार्टीज़ में डीलिंग चल रही है, अगर पुरानी डीलिंग चल रही है। रीज़नेबल प्राइस, अगर कोई भी प्राइस डिटर्मिन नहीं किया गया है इन तीनों तरीक़ों से, तो रीज़नेबल प्राइस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस जो भी उसका बनेगा। प्राइस इज़ टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। एक है कि जब थर्ड पार्टी है जो वो प्राइस है जो डिसाइड करेगी। देयर इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस एंड द एग्रीगम बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन केस द पार्टी विच हैज़ फिक्स द प्राइस डज नॉट फिक्स द सेम, द एग्रीगेंट इज देयर बाय अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने उसका प्राइस है जो डिसाइड करना था वैल्यूएशन करके। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिन तरीक़ों से प्राइस है जो डिसाइड किया जाता है सेल ऑफ गुड एक्ट में। उसके बाद मोड्स कौन कौन से हैं, प्राइस किस किस फॉर्म में पे किया जा सकता है। बाय चेक और ड्राफ्ट किया जा सकता है, बाय बैंक गारंटी हो सकता है, बाय लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है बेटा, और बाय एनी अदर मोड है जो हो सकता है। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा आप में, ईयरनेस्ट मनी। तो ईयरनेस्ट मनी आपकी क्या होती है, मनी पेड बाय वन पार्टी इन एडवांस टू अनदर पार्टी एज ए सिक्योरिटी, कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म करूँगा तुम्हें पूरी पेमेंट करूँगा, तो अपनी पेमेंट्स में से कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट वो पहले एडवांस में उसको कर देता है एज ए सिक्योरिटी, जिसको टोटल प्राइस में से एडजस्ट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ईयरनेस्ट मनी। तो जो बायर है वो एडवांस पेमेंट अगर कुछ करता है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसको हम ईयरनेस्ट मनी बोलते हैं बेटा। तो ये था बेटा आपका ओवर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का फर्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बेटा जो है हमारा वारंटीज़ एंड गारंटीज़ का चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।